हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन द रॉक के फ्री चैप्टर वाइज सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के माध्यम से हम उत्तराखंड का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने जो उत्तराखंड वन द रॉक का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जो यूनिट नंबर 2 है यानी मैटर नेचर एंड बिहेवियर, इसका इतना पोर्शन कर लिया था। यानी कि जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है 9th साइंस की, उसका पहला चैप्टर कर लिया था हमने। आज हम उसका दूसरा चैप्टर और जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका ये पोर्शन कवर करेंगे। आज नेचर ऑफ मैटर इसको कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। और पिछली वीडियो में बच्चों ने 5 मिनट तक वीडियो देखा और बोलने लगे कि इंग्लिश में लाओ वीडियो, इंग्लिश में लाओ। 5 मिनट उसके आगे आपको देखना था। वीडियो दोनों में होती है, पहले मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। अब देखिए टाइम बहुत कम बच गया है, तो मैं हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग वीडियो तो ला नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में दोनों बता दूँ, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही बता दूँ। तो आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो पेपर है वो है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें टोटल 30 चैप्टर पढ़ने हैं। 30 चैप्टर यानी 15 9th की एनसीईआरटी से या 15 10th की एनसीईआरटी से, तो टोटल हो गए 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्येक चैप्टर है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे। प्रत्येक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और मेरी एक वीडियो पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा देती है। यानी आपको एक वीडियो देखने से ही आपके 2 से 3% पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस पोर्शन को कवर करेंगे, नेचर ऑफ मैटर। इसमें जितने भी टॉपिक लिखे हैं सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। जो ये 9th एनसीईआरटी है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 2 है। ओके, तो आपके पास यदि बुक है तो बुक सामने खोल के रखें और पेंसिल हाथ में पकड़ के उसमें निशान लगाते रहें, अंडरलाइन करते रहें। ठीक, तो हम पिछले वीडियो में हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे, मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। ठीक है, उसके कितने स्टेट होते हैं सब पढ़ चुके हैं हम पिछले वाली वीडियो में। ठीक, मैटर के 3 स्टेट थे, अवस्थाएँ थी, ठोस, द्रव और गैस। ये प्लाज्मा, और बाद में 2 और खोजी गई थी, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। यानी अगर साफ साफ कहें तो पिछली वीडियो में हम जो पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था को पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी फिजिकल जो कैरेक्टर्स हैं उसके वो पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं हम पिछली वीडियो में। और इस वीडियो में हम पदार्थ के रासायनिक अवस्था को पढ़ेंगे। और अगर एक नज़र में देखें इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो प्योर यानी शुद्ध पदार्थ, और एक हो गया मिश्रण या फिर इम्प्योर पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ। तो प्योर पदार्थ में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे फिर, एक तो एलिमेंट यानी तत्व, और एक कंपाउंड यानी कि यौगिक, ये पढ़ेंगे। और मिश्रण यानी कि इम्प्योर में पढ़ेंगे हम मिश्रण पढ़ेंगे एक, और एक पढ़ेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए इम्प्योर में पढ़ेंगे हम, अशुद्ध में पढ़ेंगे एक मिश्रण और एक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हम 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, रियल सॉल्यूशन और ओके कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये तीनों पढ़ेंगे उसमें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपका 1 नंबर तो 100% हो जाएगा, और ये है वो टॉपिक। ठीक है, पृथक्करण यानी कि सेपरेशन मेथड। टोटल 8 पढ़ाऊंगा मैं आपको, 8 मेथड। ठीक है, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, यानी सेपरेशन वाले से, पृथक्करण से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि पदार्थ को हमने 2 भागों में बांटा, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ, यानी कि प्योर और एक इम्प्योर। ओके, प्योर क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल नेचर होता है, वो समान होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके केमिकल जो नेचर होंगे वो समान होंगे। ओके, ये तो हो गया शुद्ध पदार्थ। ओके, अभी मैं आपको नोट से भी बता दूंगा, इंग्लिश में नोट्स है मेरे और हिंदी में ये एनसीईआरटी की बुक है। ओके, तो देखिए कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, अभी पदार्थ को हमने 2 भागों में बांटा, प्योर और इम्प्योर में। ठीक है, पहले प्योर पढ़ लेते हैं। प्योर के अंदर क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट, और क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे इम्प्योर। इम्प्योर में क्या पढ़ेंगे हम, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे। ओके, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, देखिए प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या बोला मैंने, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर होते हैं, सबसे बड़ी बात। और इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, यानी पदार्थ में मौजूद कणों की रासायनिक प्रकृति समान होगी। और ये जो होमोजीनियस लिखा है मैंने इसका, होमोजीनियस मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था जब मैंने आपको शरबत वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, कि पानी और चीनी को घोल के शरबत बनाया गया। तो जो चीनी और पानी है, वाटर और जो चीनी है,
उसका जो रेशियो होगा यानी उसका जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अगर एक गिलास निकालेंगे उसमें भी उतना ही वाटर और चीनी होगा, ठीक है, मतलब उतने ही रेशियो में होगा, और एक बाल्टी में देखेंगे तो बाल्टी में भी उतना ही होगा, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन या फिर होमोजीनियस, ठीक है। ओके, कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट, ठीक है। इनको हम इसके कॉन्स्टिट्यूंट में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जैसे हम आगे मिक्सचर पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, यानी इम्प्योर पदार्थ जो पढ़ेंगे उनको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो सकते अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स में, ठीक है। आगे देखते हैं, इट हैज़ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो इनका जो क्वथनांक है और गलनांक बिंदु है ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। और अगर देखें प्योर सब्सटेंस तो मैंने आपको बताया कि दो ही होते हैं, एक होता है एलिमेंट, ठीक है, और एक होता है कंपाउंड यानी कि तत्व, और एक होता है यौगिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम तत्व पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो तत्व देखते हैं, तत्व यानी कि एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट देखिए, एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और ना ही किसी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो साधारण पदार्थों से बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए समझेंगे इसे क्या होता है। शुद्ध पदार्थ वो होगा जिसको ना तो हम दो पदार्थों में तोड़ सकते हैं, ठीक है, दो पदार्थों में ना तोड़ सकते, और ना ही इनको किसी फिजिकल या फिर केमिकल जो भी मेथड है उसके द्वारा इसे हम बना सकते हैं। ना तो इनको बनाया जा सकता है दो या दो चीज़ों से, और ना ही इसको तोड़ के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम तत्व यानी कि एलिमेंट। जैसे कि क्या हो गया, आयरन हो गया, Fe हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट। इनको और नहीं तोड़ सकते, इनको और नहीं तोड़ सकते। जैसे आयरन को और नहीं तोड़ सकते हम, और छोटे पदार्थों में नहीं तोड़ सकते, सोडियम को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ये हो गया तत्व। अब देखिए आगे, तत्वों के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड हो गया, धातु, अधातु और उपधातु हो गया, ठीक है। इसको अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ठीक, तो एलिमेंट अभी आपको बताया जिससे ना तो दो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और ना ही साधारण पदार्थों से मिलके बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे देखें, आगे और मॉडर्न केमिस्ट्री में देखें तो इनको क्या बनाया जा सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियली रूप से तैयार किया जा सकता है। कैसे, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हम पदार्थ को बना सकते हैं, यानी एलिमेंट को बना सकते हैं, सॉरी, न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा। ओके, दे कैन बी सॉलिड, वो सॉलिड भी हो सकते हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा ना पदार्थ की अवस्था, तो उसमें 3 अवस्था पड़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। तो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। लिक्विड कितने हैं, 3 ही है केवल, जो लिक्विड फॉर्म में, एक तो ब्रोमीन हो गया, एक गैलियम हो गया और एक मरकरी हो गया, ठीक। और गैस हो सकते हैं, गैस कितने टोटल 11 है, ठीक है, जिसमें नोबेल गैस हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो कितने, 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अभी इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं एक एक को। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं मेटल यानी कि धातु, ठीक है। मेटल की बात करते हैं तो मेटल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं उनको बोलते हैं मेटल। इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता होती है, ठीक है। यानी कि जैसे सोडियम लिया हमने, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव निशान, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा एक Na देखा होगा और कहीं कहीं पे देखा होगा Na+। ऐसा क्यों, मतलब कहीं कहीं पे तो साइन लगा होगा प्लस या माइनस का, कहीं पे ऐसे होता है, ठीक है। तो जहाँ पे साइन नहीं होता यानी सिंपल जो ऐसे रहता है बिना साइन वाला, वो तो रहता है स्टेबल, ठीक है, उदासीन बोलते हैं उसको। बिना चार्ज वाला तत्व उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल। और जिस पे चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो पहली बात होगा आयन, जिस पे चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, आयन्स। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे कैटायन, ठीक है। कैटायन यानी कि धन आयन, जिस पे पॉजिटिव साइन होगा वो होगा धन आयन। और धातुओं पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जितने भी धातु यानी कि जो मेटल होंगे सब पे क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, यानी कि सब क्या होंगे, कैटायन्स होंगे। जबकि अधातु जो होते हैं, ठीक है, अधातु क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनके ऊपर माइनस साइन होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उन पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, जैसे क्लोरीन के ऊपर माइनस साइन होता है, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोलता है एनायन, एनायन या फिर ऋण आयन, ठीक है। ये हो गए एनायन और कैटायन। ओके, आगे देखते हैं। जो धातु होते हैं यानी कि जो मेटल होते हैं, ठीक, मेटल क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, यानी कि आधार्त वर्धिता होती है इनमें, ठीक है। आधार्त वर्धिता क्या होता है, अब ये यानी कि जब इन्हें हथौड़े से पीटेंगे तो ये पतली सी चादर बन जाएंगे, ठीक है। हथौड़े से पीटने पे पतली सी चादर बन जाती है, उसी को बोलते हैं मेलेबल, ठीक है।
ओके, और इसमें एक्सेप्शन को याद रखना है आपको, जितने भी एक्सेप्शन बताऊंगा यानी अपवाद बताऊंगा यही से क्वेश्चन बने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एक्सेप्शन। तो ये मेलेबल होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, जो एल्काली मेटल है, पहले ग्रुप के जो मेटल है, ठीक है, ये जो है ये आधातवर्धी नहीं है, जैसे सोडियम, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब नहीं है, मेलेबल नहीं है। ओके, ये याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है कि जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी तन्यता होती है इनमें, तन्यता यानी कि इनको खींच के एक लंबी सी वायर बना सकते हैं, उनको बोलते हैं डक्टाइल। और सबसे ज़्यादा आपको पता है कौन होता है, गोल्ड होता है। सबसे ज़्यादा आधातवर्धी भी गोल्ड है, और सबसे ज़्यादा जो तन्यता यानी डक्टाइल है वो भी गोल्ड है। आगे देखते हैं, ये सोनरस होते हैं। सोनरस यानी कि आवाज़ उत्पन्न करते हैं। इनमें जब किसी चीज़ से, ठोस पदार्थ से इस पर मारेंगे तो इनसे आवाज़ उत्पन्न होगी, ठीक है। सोनरस होते हैं, आवाज़ उत्पन्न करते हैं। ओके, और दे आर हार्ड, हार्ड तो होंगे, ठोस होते हैं। पर इसका एक अपवाद है, और वो क्या है, वो है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है, ऐसे धातु जिनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वो कौन सी धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो क्या है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि ये हार्ड नहीं होते। ओके, आगे देखते, दे आर लस्ट्रस, यानी कि इनमें चमक होती है, चमकदार होते हैं ये, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका अपवाद है, मरकरी हो गया, सीजियम हो गया और गैलियम हो गया। मरकरी, सीजियम, गैलियम ये जो है, ये क्या है, ये चमकदार नहीं होते, ठीक है। मरकरी भी नहीं होता, सीजियम भी नहीं होता, गैलियम भी नहीं होता, ठीक है। आपको एक्सेप्शन पे ध्यान रखना है, यही याद करने की चीज़ है, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आगे है कि इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि जो मेटल होते हैं, मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये एक्सेप्शन है, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। ओके, आगे देखते हैं, दे आर सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं। ओके, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मरकरी और गैलियम, मरकरी और गैलियम क्या है, Hg, और जो गैलियम है Ga, ये दोनों क्या होते हैं, ये तरल अवस्था में होते हैं। जो गैलियम है इसे तो हाथ पे रखने पे ही ये तरल अवस्था में जाता है, और मरकरी तो होता ही है तरल अवस्था में, ठीक है। तो ये दो मेटल हैं जो क्या है, सॉलिड नहीं होते। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं, अब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जब हम मेटल की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, सबसे पहले देखते हैं मेटल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। मेटल प्लस ऑक्सीजन लिया तो क्या बन गया, MO2 यानी मेटल ऑक्साइड। और मैंने आपको अपनी वीडियो में बार बार बताया कि जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये इनका नेचर कैसा होता है, तो ये क्षारीय होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, यानी कि क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, ठीक है, क्षारीय होते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन फिर मैंने आपको बोला था कि जो दो होते हैं, Al2O3 और ZNO, ये दोनों मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, यानी उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं, उभयधर्मी, यानी कि इनमें अम्लीय गुण भी होंगे और क्षारीय गुण भी होंगे, ठीक है, एसिडिक भी होंगे और एल्कलाइन नेचर भी होंगे ये। ओके, आगे देखते हैं कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, यानी कि अगर हम मेटल की क्रिया यानी धातु की क्रिया एसिड से कराएं, ठीक है, डाइल्यूट एसिड से कराएं, तब क्या होगा, तो मेटल की क्रिया जब एसिड से करवाते हैं तब क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है क्या निकलेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। और जो हाइड्रोजन गैस है ये ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है, ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, यानी कि नीली ज्वाला के साथ जलती है, ये पता होगा आपको। अगर ब्लू फ्लेम है इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा वहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन का टेस्ट करने में भी यही देखते हैं कि ब्लू फ्लेम होगा, और एक पॉपिंग टेस्ट होता है जो हम आगे देखेंगे, ठीक। अब ये हो गया मेटल की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब देखते हैं नॉन मेटल क्या होते हैं। अभी जैसे मेटल कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, अब नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, आप किसी से पैसे लोगे तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा, यानी आप माइनस में चले जाओगे। तो इसमें नॉन मेटल में भी ये होता है, जैसे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, Cl- आ गया, ठीक है। अब जो माइनस वाला होता है उसको क्या बोला था, एनायन बोलते हैं, यानी ऋणायन बोलते हैं, ठीक है। यानी जो Cl नेगेटिव है इसको क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं हम नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुणधर्म देखते हैं धातुओं के। तो ये क्या हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। लिक्विड में सिर्फ एक ही लिक्विड है, आपको ध्यान में रखना है, लिक्विड में सिर्फ एक ही लिक्विड है, और वो कौन है, ब्रोमीन। ये केवल ब्रोमीन है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी नॉन मेटल में अगर देखें तो सिर्फ एक ब्रोमीन है जो लिक्विड में होता है। ओके, बाकी या तो ये गैस में होंगे या फिर ये सॉलिड होंगे, ठीक है। और गैस
गैस में देखते हैं, ज़्यादातर तो ये गैस में होते हैं। अब सॉलिड देखते हैं, सॉलिड कौन कौन होते हैं। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया और आयोडीन हो गया। कार्बन सल्फर पोटेशियम आयोडीन, ये सब जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, और बाकी जितने भी बच गए वो सब क्या होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। जितने भी बाकी है वो सब गैस हो गए। ओके, आगे देखते हैं नॉन मेटल। ना तो ये देखिए, नॉन मेटल क्या होते हैं, ना तो मेलेबल होते हैं, यानी ना तो ये आधारवर्धीय होते हैं, और ना ही डक्टाइल होते हैं, यानी कि तन्यता का गुण भी नहीं होता इसमें। यानी अगर हम किसी हथौड़े से इस पर प्रहार करेंगे, इस पर मारेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो ना तो ये मेलेबल होते और डक्टाइल भी नहीं होते, यानी इनको खींच के एक लंबी तार भी नहीं बनाई जा सकती है। ओके, कंडक्टर, बैड कंडक्टर होते हैं ये, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के ही ये बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी को संवहन करेंगे और ना ही ये हीट का करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, मैंने क्या बोला कि आपको एक्सेप्शन पे ध्यान देना है, अपवाद पे। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, आगे चलते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, जबकि क्या थे, मेटल के क्या थे, हाई थे, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, लो होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, बोरोन हो गया और कार्बन हो गया। इन दोनों के क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। आगे देखते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी ये चमकदार नहीं होते, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये तो हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, अगर इनकी रिएक्शन कराएं O2 के साथ, जैसे मेटल की O2 के साथ करवाया था तो उन्होंने क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब नॉन मेटल के साथ करेंगे तो ये भी बनाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये इनका नेचर जो होता है अम्लीय होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये हो गया, यानी कि ये क्या कर देंगे, जो ब्लू लिटमस को वो क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। एसिडिक है यानी कि ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। ओके, और कुछ जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी ना तो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO हो गया, ठीक है, H2O हो गया, ये सब। ओके, आगे देखते हैं। अब जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है नाइट्रोजन। ये सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाता है, कितने, 5 बनाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑक्साइड कौन बनाता है, तो नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है। ये है इसके, NO हो गया, NO2 हो गया, N2O हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O3 हो गया, N2O5 हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्साइड कौन बनाता है, नाइट्रोजन, और ये क्या है, एक नॉन मेटल। ओके, आगे देखते हैं। अब जैसे नॉन मेटल की हमने डाइल्यूट एसिड्स के साथ अभिक्रिया करवाई थी, तो इनकी भी करवा के देखते हैं। नॉन मेटल, जब नॉन मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, यानी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या होगा, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों, देखिए इसके पीछे का रीज़न देखिए क्यों नहीं करेंगे। एसिड जो होता है, एसिड में होता है हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे HCl ले लिया या H2SO4 ले लिया, सब में आपको H तो दिखेगा, H दिखेगा, ठीक है। तो H को हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन। H को हटाने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन। अब नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, वो तो खुद कर्जा मांग के जी रहे हैं। मेटल में तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दान करते रहते हैं। तो मेटल में तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो दान कर देते हैं, लेकिन नॉन मेटल में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कहाँ से हटा पाएंगे इनको, ठीक है, ठीक। तो इसलिए ये डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते, जबकि मेटल कर सकते हैं, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और नॉन मेटल में नहीं होता, इसलिए नहीं कर सकते। ओके, अब आगे देखते हैं। अब एक बार देख लेते हैं, सबको समराइज कर लेते हैं जितने भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो जो धातु बताया मैंने आपको कैसी होती है, चमकदार होती है, लस्ट्रस होती है, और अधातु क्या होती है, चमकदार नहीं होती। फिर आपको इसके एक्सेप्शन आपको माइंड में याद होने पड़ेंगे कि क्या एक्सेप्शन है इसके, अपवाद क्या क्या है। फिर आगे चलते हैं। ये आधारवर्ध होती है, जो धातु आधारवर्ध यानी मेलेबल होती है, ठीक है, और तन्यता यानी डक्टाइल होती है, ठीक है, खींचकर तार बनाया जा सकता है। ओके, और ये आधारवर्ध या मेलेबल नहीं होती है, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। सोनरस, सोनरस मैंने आपको बताया, सोनरस क्या, जो आवाज़ मतलब किसी चीज़ से मारने पर उस पर आवाज़ उत्पन्न होगी। तो जो धातु होते हैं वो तो सोनरस होते हैं, लेकिन अधातु नहीं होते, ठीक है। जो धातु होते हैं ऊष्मा यानी हीट के और इलेक्ट्रिक के, विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल वो कुचालक होते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। और उदाहरण की बात करें, आगे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के सोना हो गया, यानी Au हो गया, Fe हो गया, ये सब क्या हो गया, मेटल हो गया, और ऑक्सीजन फास्फोरस ये सब क्या हो गए, नॉन मेटल। और मेटलॉइड को हम अलग से अध्ययन करेंगे अच्छे से, मेटलॉइड को। ओके, आगे देखते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स के आपको सिंबल से याद रखने पड़ेंगे, और वो ज़्यादातर किसके याद रखने पड़ेंगे, जो अपने लेटिन नाम से हैं,
ठीक है। लेटिन नाम यानी कि जैसे एंटीमनी है, एंटीमनी है AN, तो AN आना चाहिए था इसका सिंबल, लेकिन इसका सिंबल होता है SB। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका लेटिन नाम होता है स्टीबियम, और स्टीबियम से इसका सिंबल्स आता है SB। ओके, तो इसी प्रकार से कुछ हैं जो जिनके लेटिन नाम आपको बस वो याद करने। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर का जो लेटिन नाम होता है क्यूपरम होता है, ठीक है, क्यूपरम हो गया, इसलिए CU आ गया। आयरन का होता है फेरम, ठीक है, इसलिए Fe आ गया। मरकरी का होता है हाइड्राजीरियम, ठीक है, मरकरी का होता है हाइड्राजीरम, ठीक है, हाइड्राजीरम। ओके, आगे देखते हैं पोटेशियम। ये तो बहुत बार पूछा गया पोटेशियम का। पोटेशियम का होता है केलियम, ठीक है, पोटेशियम का होता है केलियम। आगे देखते हैं, आगे हो गया लेड। लेड का होता है प्लम्बम, लेड का होता है प्लम्बम। और गोल्ड का होता है ऑरम। ओके, और एक और बच गया, एक होता है सोडियम। सोडियम का क्या होता है नेट्रियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट्रियम। सोडियम का क्या होता है नेट्रियम। और टिन का क्या हो गया स्टेनम, ठीक है, स्टेनम हो गया टिन का। तो आपको ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, जितने भी लेटिन नाम वाले हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं मेटलॉइड। नॉन मेटल और मेटल देख लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड बच गए। मेटलॉइड वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, ठीक है। तो विच है प्रॉपर्टी सिमिलर टू, मतलब इनमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दोनों की बीच की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। विच है प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, तो उनको बोलेंगे मेटलॉइड। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहा गया है, तो उसको कहा गया है मेटलॉइड, ठीक है, उपधातु, ठीक है। अब आपको ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, बोरॉन, ठीक है, एंटीमनी, ओके, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो NCERT है, NCERT किसी किसी में पोलोनियम दे रखा, किसी में एस्टेटाइन दे रखा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या है। ऐसे ये दोनों पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बुकों में किसी में पोलोनियम को दे रखा है, तो किसी में एस्टेटाइन को दे रखा है, तो इन दोनों में से एक को लेना होता है। टोटल होते हैं ये 7 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ही होते हैं। इन दोनों को एक, मतलब इनमें से एक लेना है, कोई पोलोनियम या फिर एस्टेटाइन में से, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, नोबेल गैस देखते हैं। नोबेल गैस क्या होता है, ठीक है। नोबेल गैस जो स्टेबल होते हैं, यानी कि जो इनकी बाहरी कक्षा है वो पूर्ण होती है, फुल होती है, उनको ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना ही वो देंगे, पूरा है। 8 चाहिए तो 8 है भाई, हम दे भी नहीं सकते ले भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये होते हैं, तो नोबेल गैस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये लिखा है यहाँ पे। अब आपको इनके नाम याद होने चाहिए, कितने नोबेल गैस होते हैं। देखिए मेटलॉइड और नोबेल गैस तो आपको पता ही होनी चाहिए कौन कौन है, ठीक है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। कितने? 6 हो गए ये, 3 और 3 ये 6, तो 6 आपको नोबेल गैस याद होने चाहिए, और 7 जो है ये आपको मेटलॉइड याद होने चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो जिनॉन है, ठीक है, जो जिनॉन है, जिनॉन के कुछ ऑक्साइड पाए जाते हैं। देखिए ये नोबेल गैस, नोबेल यानी अक्रिय गैस, यानी कि ये कुछ अभिक्रिया नहीं करेंगे, कोई ऑक्साइड कुछ नहीं बनाएंगे। लेकिन देखा गया है कि जो जिनॉन होते हैं, जिनॉन के कुछ ऑक्साइड पाए गए हैं, ठीक है, जिनॉन फ्लोराइड हो गया, ठीक है, जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड हो गया, ये सब इस रूप में जिनॉन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ गया निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस है जिसके ऑक्साइड पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो गया जिनॉन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एलिमेंट को हमने डिस्कस कर लिया। देखिए अभी आपको फिर से एक बार रिकैप करवा देता हूँ। पिछले चैप्टर यानी पिछली वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, मैटर के बारे में, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं वगैरह। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि पदार्थ प्योर है या फिर इम्प्योर है, ठीक है। तो इसमें 2 भागों में बांटा, प्योर में यानी शुद्ध में और एक अशुद्ध में। प्योर और शुद्ध में हमने फिर 2 में बांटा, एक तो हो गया तत्व और एक हो गया यौगिक, यानी कि एक हो गया एलिमेंट और एक हो गया कंपाउंड। तो एलिमेंट हम कर चुके हैं, एलिमेंट को भी 3 में बांटा, किसमें? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में, ये तीनों कर चुके हैं। अब करेंगे हम कंपाउंड को, ठीक है। अब कंपाउंड जो बच गया इसको करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहली बात, कंपाउंड होते क्या है। तो कंपाउंड जो 2 या 2 से अधिक तत्व यानी एलिमेंट, अभी हमने एलिमेंट पढ़ा, शुद्ध चीज़ है जो एलिमेंट, उससे पढ़ा। तो जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को यदि हमने जोड़ दिया, यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से जो मिलके बनते हैं, उसी को बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड देखिए कि कंपाउंड होता क्या है। तो कंपाउंड 2 या 2 से अधिक तत्वों के फिक्स्ड रेशियो, ये आपको ध्यान रखना, फिक्स्ड रेशियो से मिलाकर बना होता है, ठीक है, यानी निश्चित अनुपात से मिला के बना होता है। अभी तत्व पढ़ा हमने, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक फिक्स्ड रेशियो में मिला देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। जैसे H2O है, ठीक है, H2O है। H2O में देखिए क्या है, 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है,
तो यानी 2:1 हो गया। ये एक फिक्स्ड रेशियो का, यानी कि हमें कहीं भी बनाना होगा पानी, चाहे हम चंद्रमा पे जाके पानी बनाएं या कहीं पे भी बनाएं, तो हमें क्या चाहिए होगा, 2 तो हाइड्रोजन चाहिए होगा और एक ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। तो ये इसी को बोलेंगे फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो में बनेगा ये कंपाउंड, ठीक है, यौगिक। ओके, आगे देखते हैं कि ये होमोजीनियस होते हैं, समांगी होते हैं। समांगी आपको बता दिया, ठीक है, यानी कि जो जितने भी उसके अंदर जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, तो जितने भी पार्ट में हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन उसमें 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि एक गिलास हमने निकाला पानी, निकाला 1 गिलास पानी, तो उसमें जो ऑक्सीजन होगा वो ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन कम होगा, ऐसा नहीं होगा। जितना भी हम जितना भी पार्ट भी निकाले, हर पार्ट में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही होगा, 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम होमोजीनियस। ओके, जो कंपाउंड के गुणधर्म है मिलकर बने तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, इनके जो प्रॉपर्टीज वो अलग होंगे। अब फिर इन दोनों को मिला के बना दिया H2O, तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से अलग होगी, ठीक है। यानी यौगिक जो कंपाउंड बना है, ये जो जिन तत्वों से मिलके बना है, इससे अलग होंगे इनके गुणधर्म। ओके, समझ गए। आगे देखते हैं, यौगिक के घटकों यानी कॉन्स्टिट्यूंट्स जो है इसके, जिससे मिलके बना है, को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनको फिजिकल मेथड द्वारा अलग नहीं किया जाता है। जैसे H2O है, अभी फिजिकल मेथड द्वारा हम ये H को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, पर वैद्युत रासायनिक प्रक्रम द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस आगे पढ़ेंगे हम, उसके द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। उसके द्वारा हम H2O में से H को और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। लेकिन जो भौतिक विधि है, फिजिकल मेथड है जितने भी, उनके द्वारा हम नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, नए पदार्थ का संगठन स्थायी होता है, ठीक है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में के साथ ही रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि H2O है, H2O में 2, अगर द्रव्यमान की बात करें तो ये, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 2, यानी 1 होता है, और ये 2 है तो 2 हो गया। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। रेशियो निकाले तो कितना गया, 1:8। तो इसी रेशियो में होंगे ये, जहाँ पे भी देखेंगे ना। अब देखिए ये कि अब 32 ले लिया हमने H2O, 32 H2O ले लिया। अब फिर से हम रेशियो निकाल के देखते हैं, ठीक है, 32 रेशियो ले लिया, तो ये कितना हो गया, 2 ही हो गया, 32, यानी कि 32 गुना 64, तो ये हो गया, ठीक है। और ये था 16, ठीक है, 16 गुना 32, ओके, 16 गुना 32। अब इसको काटते 16 चौक 64, ओके, और 4 से इसे काटेंगे, 4 4 8 32, तो फिर से आ गया 1:8। देखिए 1:8, जहाँ भी जितना भी निकालेंगे, जितना भी मात्रा ले लेंगे, सब में क्या आएगा, 1:8 ही आएगा द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जो रेशियो होगा द्रव्यमान का, वो क्या होगा, स्थायी होगा, यानी कि निश्चित होगा। ओके, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी, यानी कि प्रॉपर्टी कैसी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। और उदाहरण की बात करें कि यौगिक यानी कंपाउंड के उदाहरण क्या क्या है, तो NaCl हो गया, H2 हो गया, ये क्या हो गया, यौगिक के उदाहरण हो गए। ओके, अभी एक बार फिर से मैं आपको पूरा रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने पदार्थ पढ़ा, ठीक है, पदार्थ को शुद्ध और अशुद्ध में बांटा, ठीक है, यानी प्योर और इम्प्योर में। शुद्ध पदार्थ क्या है, तत्व है। तत्व में फिर हमने इसको डिवाइड किया धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, और एक बांटा हमने कंपाउंड में। तो ये पूरा पोर्शन कर दिया हमने, अभी ये शुद्ध वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, यौगिक भी पढ़ लिया। अब बचा है अशुद्ध। अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध यानी किसी भी रेशियो में मिलाते हैं जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को, तो वो बनता है अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। अब अशुद्ध में क्या पढ़ेंगे हम, यानी इम्प्योर में, एक तो मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण यानी मिक्सचर, और एक पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी विलयन। मिक्सचर 2 प्रकार पढ़ेंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और जो सॉल्यूशन है वो 3 होते हैं, एक रियल होता है, एक कोलोइडल होता है, एक सस्पेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम मेथड ऑफ सेपरेशन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिश्रण की बात कर लेते हैं, ठीक है। मिश्रण क्या होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिला देते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कंपाउंड, कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक तत्वों को, यानी एलिमेंट को एक फिक्स्ड रेशियो में मिला रहे थे, फिक्स्ड रेशियो में। लेकिन जो मिश्रण होता है यानी मिक्सचर होता है, इसमें किसी भी रेशियो में मिला देंगे 2 या 2 से अधिक तो पदार्थों को, तो उसे बोलेंगे हम मिश्रण, ठीक है। मिश्रण का एग्जाम्पल क्या हो गया, एयर हो गया, ठीक है। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, देखिए एयर देखिए, ऑक्सीजन कितना होता है 21%, नाइट्रोजन कितना 78%, ठीक है, ये आपको याद होगा। ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होता है। तो देखिए मिक्सचर अभी मैंने आपको ये बताया कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है, ठीक है। और एक चीज़ बहुत मेन चीज़ है कि जो मिश्रण के गुणधर्म बने हुए पदार्थ के गुणधर्म के समान होते हैं, ठीक है। जो मिश्रण के गुणधर्म है, जैसे हमने अभी कंपाउंड दिखा, कंपाउंड में क्या था, हमने हाइड्रोजन लिया था और ऑक्सीजन लिया था, इससे बना दिया था जल।
तो जो जल था वो हाइड्रोजन से भी अलग था, इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से भी अलग, ऑक्सीजन से भी अलग, यानी इसकी अलग थी। लेकिन जो मिश्रण होगा जिस पदार्थ से वो मिलके बन रहा है, ठीक है, उसी के जैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नमकीन ले लीजिए, मिक्स वाली नमकीन में बादाम पड़ा हुआ है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। तो जब आप खाओगे तो तुम बादाम जैसे ही लगेगा, ठीक है, उसमें कोई अलग सा टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यही होता है, जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर में जिस पदार्थ से मिलके बना होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसी जैसी होती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, यह होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, ये दो प्रकार अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अब जो है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे मिलके बना हुआ है उसको हम फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है, अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मिक्स वाली नमकीन दे दिया आपको, मैंने बोला कि इससे बादाम निकालो और बाकी सारी चीज़ें अलग अलग कर दो, तो हाँ टाइम लगेगा लेकिन अलग तो हो जाएगा ना, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जबकि हम कंपाउंड्स को अलग नहीं कर सकते थे, ओके। प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड, जबकि कंपाउंड में फिक्स्ड था, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मिश्रण बनता है तो पदार्थ में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, और जो इनमें कोई बॉन्डिंग नहीं बनती। जैसे हमने ले लिया बादाम ले लिया और बाकी जो हम उसमें डालते हैं नमकीन डालते हैं, तो उसमें कोई ऐसी केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनती, ठीक है। इन्हें आराम से अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड द्वारा, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनती है, ओके। तो ये याद रखना है कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती और कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनती है, ठीक है। अतः इन्हें बनाने या तोड़ने में कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं है। केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो जब केमिकल बॉन्ड है ही नहीं तो कोई भी एनर्जी रिक्वायर है ही नहीं, ठीक है, आसानी से इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। अब इसको देख लेते हैं, होमोजीनियस कौन थे, दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एयर ले लिया हमने एक तरफ, एयर, ठीक है। अब एयर आप कहीं से भी लोगे एयर, तो उसमें आपको 78% नाइट्रोजन मिलेगा, 21% ऑक्सीजन मिलेगा और CO2 मिलेगा, 0.003% आर्गन मिलेगा, ठीक है। ये सब आपको हर जगह इतना ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना इंडिया में आपको इतना मिल रहा है और अमेरिका में इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म, कि सब जितने भी इसके अंदर जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है सबके जो मात्रा है बराबर, किसी भी भाग से हम निकालेंगे सब भागों में जो उनकी मात्रा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो इसके, वो सारे क्या होंगे, बराबर मात्रा में होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या, एयर क्या किस चीज़ का मिक्सचर होता है, गैस का मिक्सचर होता है। एयर का कोई भी पार्ट लेने पर उसमें जो सभी गैसें हैं सभी गैसें मिलेगी हमें, ठीक है, ओके। और जो पदार्थ है पूर्ण रूप से मिले होते हैं पदार्थ, इसमें क्या होता है होमोजीनियस में पदार्थ पूर्ण रूप से मिले होते हैं, ओके, ये पूर्ण रूप से मिले होते हैं। अब हेट्रोजीनियस में देखते हैं, हेट्रोजीनियस में डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन, ठीक है। जैसे हमने ले लिया ऑयल को, ले लिया ऑयल और वाटर को मिला दिया हमने, ऑयल और वाटर को, क्या मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल जैसे नमकीन का भी बताया हमने, जो मिक्स वाली नमकीन होती है उसमें आपको देखेगा कहीं कहीं पे आपको बादाम ज़्यादा मिलेंगे, कहीं कहीं पे कम मिलेंगे, कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस, यानी कि जो मात्राएं हैं उसकी प्रत्येक पार्ट में अलग अलग होंगी, ठीक है, प्रत्येक पार्ट में अलग अलग मात्राएं होंगी, जो भी उसके जिन भी चीज़ों से मिलके बनाया हुआ है अलग अलग होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं विलियन यानी कि सॉल्यूशन। देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ दिया हमने, पदार्थ पढ़ा, प्योर और इम्प्योर में बांटा था, ठीक है। प्योर में हम एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इधर पढ़ रहे थे हम मिक्सचर और सॉल्यूशन, बच गया था इम्प्योर में, मिक्सचर भी हम पढ़ चुके हैं, अब बच गया है लास्ट हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी यानी होमोजीनियस, ये याद रखना है आपको, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो सॉल्यूशन है। उदाहरण की बात करें तो नमक हो गया, नमक प्लस पानी, इन दोनों को मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। नमक प्लस चीनी, नींबू, जो नींबू जल होता है, सोडा वाटर होता है, ये सब क्या हो गया, सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए, ओके। अब सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन को भी दो उसमें बांटा सकता है, यानी सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक तो सॉल्वेंट, ठीक है, यानी एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। सॉल्यूट जो घुलते हैं, जिनको हम घोलते हैं, जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे, जैसे चीनी लिया हमने, चीनी और प्लस वाटर ले लिया, तो वाटर में आप घोलोगे चीनी को ना, वाटर लोगे आप एक गिलास, उसमें चीनी घोलना है, तो जो आप घोल रहे हो यानी चीनी जो कम मात्रा में होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट यानी विलेय, ठीक है, जिसको हमने घोलना है। और जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में क्या है, पानी, जिसमें आपको घोलना है, वो हो गया सॉल्वेंट यानी कि विलायक, ठीक है, जिसमें घोलना है, ओके। तो आप समझ गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आगे अब देखिए अगर सॉल्यूशन के टाइप, तो सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ट्रू
ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन यानी निलंबन। ओके, आपको तीनों पता होने चाहिए। अब देखते हैं तीनों में एक साथ ही डिफरेंस देख लेते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसमें जो कण होते हैं, पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, यानी सबसे छोटे होते हैं। लगभग क्या 10⁻⁹ मीटर, 9 मतलब नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। ओके, कोलॉइडल की बात करें तो जो विलायक के कण है यानी कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के कण क्या होंगे, इससे तो बड़े होंगे, इससे तो बड़े होंगे, लेकिन इससे क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, यानी ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होंगे लेकिन इससे छोटे होंगे सस्पेंशन से। यानी अगर रेंज देखें तो 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁻⁶ इनका पार्टिकल का साइज होता है। ओके, आगे देखते हैं। और सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन का जो आकार होता है बड़ा होता है बहुत, ठीक है, 10⁻⁻⁶ मीटर तक होता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे कि जो विलय के कण है वो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में जो विलय है यानी सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, जबकि कोलॉइडल को भी नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करें, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करें तो हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। ओके, और सस्पेंशन को तो हम ऐसे ही देख सकते हैं। सस्पेंशन देखिए, अब तीनों को ना एक एग्जांपल देता हूँ मैं, तीनों को एक एग्जांपल ले लीजिए और दिमाग में तीनों का एग्जांपल बैठा लीजिए। जब मैं पॉइंट बोलूँगा तो आप तीनों को ऐसे सोचना है। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन ले लीजिए, हम नमक और पानी, नमक और पानी ट्रू। और कोलॉइडल ले लीजिए ब्लड, ठीक है, ब्लड ले लीजिए, ब्लड में क्या क्या मिले होते हैं, प्लाज्मा होता है, RBC WBC ये सब होता है। और सस्पेंशन में ले लिए मिट्टी और पानी का घोल। अब देखिए, नमक और चीनी के घोल में आप नहीं देख सकते नमक के पार्टिकल, ठीक है, और जैसे ब्लड है, ब्लड में भी नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो दिख जाएगा। ठीक है, और जो मिट्टी और उसका होता है, मिट्टी और पानी का घोल है, तो उसमें आप मिट्टी आराम से देख सकते हो, तो इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है, ठीक है, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं प्रॉपर मिले होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और जो कोलॉइडल होता है ये दिखने में तो होते हैं कि ये होमोजीनियस है, यानी होमोजीनियस लगेंगे कि दिखने में तो होमोजीनियस है, लेकिन ये वास्तव में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि दिखने में तो होमोजीनियस होंगे लेकिन रियल में कैसे होंगे, हेट्रोजीनियस। और आपको पता है सस्पेंशन क्या होगा, सस्पेंशन तो हेट्रोजीनियस ही होगा। ठीक है, यानी कि जो मिट्टी है और पानी का जो सॉल्यूशन है वो तो हेट्रोजीनियस होगा ही, ऐसे पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि छानन विधि द्वारा इनके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, उनको छान के हम अलग नहीं कर सकते, जो कि सही बात है। अब नमक और पानी के जो विलयन है उसमें से आप नमक को छान सकते हो क्या, नहीं छान सकते। अब जो कोलॉइडल का देखते हैं, कोलॉइडल में भी नहीं कर सकते, हम छान सकते हैं, यानी कि ब्लड से हम RBC थोड़ी ना छान सकते कपड़े के सहायता से या किसी भी चीज़ से, फिल्टर पेपर से। लेकिन जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में हम छान सकते हैं। ठीक है, सस्पेंशन में हम छान सकते हैं, फिल्टरेशन कर सकते हैं, द्वारा छान सकते हैं इसको आराम से। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ये पारदर्शी होते हैं, आर पार देखा जा सकता है, ये अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, और ये पारभासी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। ठीक है, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, जबकि जो कोलॉइडल है वो तो टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे, इसीलिए जाने जाते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन से लाइट रेज पास करते हैं, यानी प्रकाश की किरण पास करते हैं, तो इसमें जो उसका कण होते हैं, कण ऐसा लगता है चमक रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जैसे रोशनदान से रोशनी आती है तो उसमें आप देखोगे तो पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं, धूल के कण उड़ रहे होते हैं, वही हो गया टिंडल इफेक्ट। ओके, तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, कोलॉइडल दिखाते हैं। ठीक है, और जो होता है सस्पेंशन, टिंडल का प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों हो सकता है। ठीक है, दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो ये डिफरेंस है कुछ, ये आप आगे पढ़ सकते हैं इसको। तो सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू सब्सटेंस का। ठीक है, सॉल्यूट देख लिया हमने, सॉल्वेंट देख लिया, ये क्या होते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये सब देख लिया हमने। अब एक चीज़ और छूट गया था कि मिसिबल, इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल, ये सब क्या होते हैं। मिसिबल उनको बोलते हैं जो घुल जाते हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल, वाटर हो गया, ये आपस में घुल जाएंगे, इन्हें बोलेंगे मिसिबल। ओके, इमिसिबल किसे बोलते हैं, जो नहीं घुलते। इमिसिबल जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, तेल और पानी हो गया, इसको हम बोलेंगे इमिसिबल है ये। ठीक है, इमिसिबल सॉल्यूशन। और एक होता है पार्शियली मिसिबल, जो थोड़े बहुत घुल जाते हैं। ठीक है, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल और क्लोरोफॉर्म को घोलेंगे तो ये पार्शली घुलेंगे, मतलब पूरे अच्छी तरह से नहीं घुलेंगे लेकिन पार्शली घुलेंगे, तो ये हो गया पार्शली मिसिबल। ओके, आगे देखते हैं। अब हो गया एक एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो पानी होता है।
ठीक है, जिसमें जो विलायक होता है यानी जिसमें हम घोलेंगे सॉल्वेंट, वो पानी अगर हुआ तो उसको बोलेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें जो पानी की जगह कुछ और होगा। ठीक है, ऐसा विलायक या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो पानी की जगह कुछ और भी, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बेंजीन हो गया, कुछ भी अलग सा चीज़ हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन को अगर हम आगे देखें तो ये हो गए सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड क्या होते हैं, जो विलयन उतना ही विलय घोलता है जितनी उसकी क्षमता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट उतना ही घुल सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी क्षमता है उतना ही घुले तो हो गया वो सैचुरेटेड। ठीक है, अब अगर हम क्षमता से ज़्यादा घोल दें लेकिन टेम्परेचर को ना बढ़ाएं, टेम्परेचर को बिना बढ़ाए उसकी क्षमता से ज़्यादा घोल रहे हैं तो वो हो गया अनसैचुरेटेड। ठीक है, और अगर हम उससे भी ज़्यादा घोल रहे हैं यानी क्षमता से भी ज़्यादा घोल रहे हैं और टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहती है, यानी कि उसमें और घोलते रहेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ा के अगर घोल रहे हैं तो उसे बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड, यानी बहुत ज़्यादा घोल सकते हैं हम इसमें। सुपर सैचुरेटेड में बहुत ज़्यादा हम सॉल्यूट घोल सकते हैं। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब दो चीज़ होती है, एक होती है सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता और एक होता है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। देख लेते हैं ये दोनों क्या होता है। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गेट डिजॉल्व, यानी कि एक टेम्परेचर दे दिया, उस पर जितना भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमने घोल दिया किसी भी सॉल्यूशन में, उसको बोल दिया सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जितना भी पार्टिकल घुल रहा है उसको बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, आगे देखते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विलायक में डाला, चाहे वो घुले या ना घुले। ठीक है, जितना भी डाल रहे सॉल्यूशन में, जितना भी हम सॉल्यूट डालें, चाहे वो घुले या ना घुले, इससे कोई मतलब नहीं, उसी को बोलेंगे हम सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इस पर हम जितना घोल सकते हैं, जितना भी घोल सकते हैं उसमें, उसे बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी। हाँ भाई, इतना घोल सकते हैं, इतनी इसकी विलेयता है। और कंसंट्रेशन चाहे उसमें घुले या ना घुले, मिलाते रहो सॉल्यूट, और जितना सॉल्यूट है उसमें उसी को बोलेंगे कंसंट्रेशन। ओके, आगे देखते हैं। आगे नोट में, यदि तापमान कम है, ठीक है, तापमान कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है वो घटती है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो घट जाएगी। तापमान क्या है, कम, पर जो गैस का जो है सॉल्युबिलिटी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तापमान कम पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड जो लिक्विड है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, लेकिन जो गैस है, गैस की सॉल्युबिलिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही यदि हम दाब को बढ़ाएं, यानी दाब ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस तो बढ़ेगी। ठीक है, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो लिक्विड और सॉलिड की है जो सॉल्युबिलिटी, वो उस पर कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों उल्टा है। ठीक है, तापमान कम होगा तो जो गैस का सॉल्युबिलिटी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और तापमान बढ़ाएंगे तो लिक्विड और सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। यहाँ से देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी की सांद्रता निकालनी है, सांद्रता निकालना है, तो इसमें तीन तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है मास परसेंटेज, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, और एक दोनों होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत ईजी है। देखिए, मास परसेंटेज में क्या होता है, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि जो मास है सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास बाय टोटल मास। टोटल मास में क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्यूशन भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, सॉरी, जो सॉल्यूट होगा और सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे पूरे को टोटल मास। तो सॉल्यूट का मास बाय टोटल सॉल्यूशन, इसी को बोलेंगे, और इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये हो गया मास परसेंटेज। ठीक है, मास लेंगे इसमें, ऊपर भी मास नीचे भी मास, द्रव्यमान। अब दूसरा देखते हैं वॉल्यूम यानी आयतन वाला। ठीक है, तो आयतन के लिए क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो विलय का जो आयतन है वो अपन टोटल जो सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन वही सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, उसका आयतन इनटू 100। ठीक है, अगर जब वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम लेना है दोनों का। ठीक है, ऊपर लेना है सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे लेना है पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मास बोले तो ऊपर मास नीचे मास। ठीक है, पर अगर दोनों बोले मास वॉल्यूम, अब मिक्स वाला है तो ऊपर मास लेंगे नीचे लेंगे वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये हो गया। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर। देखिए, टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्राइट को
ठीक है। 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 250 ग्राम वाटर में हमने मिला दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका क्या होगा, कंसनट्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो विलय क्या है, इसमें पोटेशियम को घुला रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट उसको लेंगे ऊपर, और ये देखिए दोनों ग्राम ग्राम में, इसलिए मास वाला लगा देंगे। ऊपर ले लिया 50, नीचे ले लिया टोटल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे गलती हो सकती है आपको, टोटल सॉल्यूशन का लेना है, ठीक है। तो ये हो गया वाटर का, तो ऊपर ले लेना है आपको विलय का, और नीचे ले लेना है पूरा विलियन, विलियन कितना है, ठीक है। ऊपर कितना लिया, 50 ले लिया, 50 को 50 ग्राम घोल रहे हैं, टोटल कितना हो गया 250 प्लस 50 कितना हो गया 300 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब काट कूट के करेंगे तो 50/3% आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं सॉल्व, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना अगर मैं सारे सॉल्यूशन करवाने लग गया। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने देख लिया, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल फ्लूइड, सस्पेंशन, ये देख लिया हमने भी पीछे सब, ओके। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका 1 नंबर आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए परिक्षिप्त अवस्था यानी डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज, ठीक है, जो घुलेगा, डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें घुलेगा, ठीक है। और प्रकार और एग्जाम्पल कैसे बनेगा, यदि हमने गैस में मिलाना है लिक्विड को, गैस में लिक्विड मिलाया तो क्या बन गया, लिक्विड एरोसॉल बन गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो, धुंध हो गया, बादल हो गया। अगर हम गैस में मिलाएंगे सॉलिड को तो ये बन गया एरोसॉल, सिंपल एरोसॉल बन गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो, धुआं हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है। अब यदि हम लिक्विड में मिलाएंगे गैस को, लिक्विड में हमने गैस को मिलाया तो ये बनेगा फोम, झाग बनेगा, और ये इसका एग्जाम्पल क्या हो, शेविंग क्रीम हो गया। लिक्विड में हमने लिक्विड मिलाया तो इसे बोलेंगे इमल्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत बार एग्जाम्पल में ये बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, जैसे दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया, ये सब हो गया इमल्सन, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, लिक्विड में अगर सॉलिड मिला दिया तो ये बनेगा सोल, ठीक है, सोल बनेगा, जैसे बालू हो गया, गोबर हो गया, जेली हो गया, ये सब क्या हो गया, सोल के एग्जाम्पल हो गए। अब सॉलिड में हमने गैस मिलाया तो क्या बनेगा, सॉलिड फोम, ठीक है, सॉलिड फोम, जैसे रबड़, स्पंज हो गया, मार्शमैलो हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड फोम। सॉलिड में लिक्विड मिला दिया, सॉलिड में लिक्विड मिलाया तो क्या बनेगा, सॉलिड इमल्सन बनेगा, सॉलिड, जिसको जेल भी बोलते हैं, जेल, मक्खन, पनीर, ये सब किसके, जेल के एग्जाम्पल है, सॉलिड इमल्सन के, ठीक है। सॉलिड में सॉलिड मिला दिया, सॉलिड में सॉलिड मिला दिया तो क्या बनेगा, सॉलिड सोल। कांच हो गया, अलॉयज हो गया, अलॉय में क्या होता है, सॉलिड सॉलिड होते हैं ना अलॉय, ये भी क्या होंगे, इसके होंगे एग्जाम्पल, सॉलिड सोल के। अब एक चीज़ आप यहाँ पे मिस कर रहे होंगे कि गैस में गैस को क्यों नहीं मिलाया, गैस में गैस तो मिलाया ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर गैस को गैस में मिलाएंगे क्या वो सॉल्यूशन होगा, नहीं सॉल्यूशन नहीं, वो क्या होगा, एक मिक्सचर होगा। अभी पीछे देखा था हमने, एयर क्या होता है, गैस में गैस का होता है ना मिक्सचर, तो क्या होगा, गैस में गैस कोलाइडिन सॉल्यूशन नहीं है, ये एक क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ओके, बुक से देख लेते हैं एक बार। अब आप बुक से देख सकते हैं, बुक में साफ साफ लिख रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट आपको बता दिया, प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, जिससे लाइट का रास्ता दिखता है, ठीक है। आपको बता दिया जैसे रोशनदान से रोशनी आ रही है तो उसमें पार्टिकल से दिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और आगे देखते हैं ब्राउनी, एक ब्राउनी गति होती है, ब्राउनी गति यानी जिगजैग गति जो होती है, जिगजैग गति पार्टिकल्स की, उसी को बोलते हैं, यानी कोलोइडल जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं उसकी जिगजैग गति होती है, ऐसे टेढ़े मेढ़े, उसी को बोलते हैं ब्राउनी गति, ठीक है। ये सब ऐसे ट्वेल्थ में दे रखा अच्छे से, 10th में से पढ़ने, 9th में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेक्निक टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। यहाँ से 100% 1 नंबर आएगा आपका, 100%, और ज़्यादा भी आ सकता है, 1 से ज़्यादा, ठीक है, यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। तो देख लेते हैं सारे जितने भी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले देखते हैं वाइब्रेशन, आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाऊंगा, ठीक है। वाइब्रेशन देख लेते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है। आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है इनमें कि किस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ये मेथड अपनाएंगे और इस मेथड में क्या होता है, बस यही आपको 2 चीज़ देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण, ठीक है। अब देखिए वाष्पीकरण का मेथड किसके लिए अपनाएंगे, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होगा, जिसके बॉइलिंग पॉइंट में मतलब एक ऐसा मिश्रण होगा जिसमें जो 2 पदार्थ हैं, 2 पदार्थ में दोनों का जो अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो ये वाला मेथड हम अपना सकते हैं, इवापोरेशन वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो पहले भाप बन जाएगा, यानी वो पहले भाप बनने लग जाएगा, ठीक है। और अधिक जिसका जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो नीचे रह जाएगा,
ठीक है। तो इस प्रकार हम अलग कर सकते हैं। जो जिसका जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो तो बाद में वो होगा, भाप बनने का, तो वो तब तक तो नीचे बैठा रहेगा, और कम बॉइलिंग पॉइंट वाला भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा, ऊपर उसको हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब इसको जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि नमक फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। जो नमक बनाते हैं हम, ठीक है, नमक जो बनाते हैं, ये जो नमक आते हैं घरों में खाने वाले नमक, ठीक है, कैसे बनता है, समुद्र के किनारे कैसे बनता है, उसमें क्या करते हैं, जो समुद्र होता है, समुद्र के किनारे पे ना छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं, छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं, जिसे लैगून कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, लैगून कहते हैं, ठीक है। अब इसमें पानी भरते हैं, समुद्र का पानी भरते हैं। अब जब से धूप पड़ती है तो जो पानी होता है वो तो वाष्प बन के उड़ जाता है, और नीचे क्या बैठ जाता है, नीचे क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। फिर उस नमक को अलग कर लेते हैं, फिर उसको सेपरेट कर लेते हैं, इस प्रकार वो सेपरेट हो जाता है। फिर नमक को आगे प्रोसेस करते हैं आयोडीन वोडीन मिलाने के लिए उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार जो नमक को हम पानी से अलग कर सकते हैं। ओके, पहला समझ में आ गया। आप दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, यानी कि अपकेंद्रीय मेथड। इसमें क्या करेंगे, जब पदार्थ का तेजी से घुमाया जाता है, यानी जब पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो डेंसर वाला जो भारी है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे रह जाएगा, और जो हल्के वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यानी इसको कब यूज़ करेंगे, जब एक भारी पदार्थ होगा उसमें और एक हल्का पदार्थ होगा, तो इसमें क्या करेंगे, घुमाएंगे पदार्थ को, मिश्रण को घुमाएंगे, तो जो भारी वाला होगा, डेंसर वाला होगा, वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर में तैरने लग जाएगा, हल्के कण ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इसका उपयोग जैसे दूध से क्रीम निकालने में, दूध में भी ऐसे करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं उसको, ठीक है। इससे क्या होता है, जो क्रीम है, क्रीम कम डेंसर होता है, ठीक है, तो वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। क्रीम से मक्खन निकालने में भी यही करते हैं। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोते हैं वो इसी की वजह से धोते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, अब केंद्र की वजह से धुलता है, ठीक है। और सबसे मेन ये ब्लड की जांच में, लैब में, ठीक है, लैब में क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, ठीक है, उसमें एक ट्यूब में रखते हैं, उसे मशीन में गोल गोल घुमाते हैं। इससे क्या होता है, जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लड में होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं हल्के वाले, नीचे हो जाते हैं भारी वाले, ठीक है। और जैसे कोलेस्ट्रॉल लिपिड टेस्ट में भी इसका उपयोग होता है। ESR का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये होंगे इसके एग्जाम्पल। अब यदि आपको चित्र के माध्यम से देखना है, देखिए चित्र बना हुआ है, इसमें क्या है, जो येलो सा ये हल्के कण है, ये ऊपर आ गया, और जो ये जो भारी कण है नीचे, रेड वाला कण है, जो ये भारी कण है ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, इस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं हल्के और भारी कण को, ठीक है। अगला देखते हैं सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग एंड पिथागोरल कीप। इसमें क्या होता है, दो अघुलनशील द्रव्यों को अलग कर सकते हैं, यानी जो एक दूसरे से घुल नहीं सकते, जैसे कि तेल हो गया और पानी हो गया, ये दूसरे अलग मतलब घुल नहीं सकते, तो इनको अलग करने के लिए ये वाला मेथड अपना सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें फनल में डालते हैं, दो जो ये मिश्रण है जो घुल नहीं सकते, फनल में डाला। अब फनल में देखिए, आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, अच्छे से समझ जाओगे आप। तो देखिए इसका ये चित्र है, इसमें क्या किया हमने, जो मिश्रण है जो घुल नहीं सकते आपस में द्रव, उसको इसमें डाल दिया, ठीक है, फनल में। अब क्या करेंगे, जो ये नीचे नल लगा हुआ है, नल टाइप का मान लीजिए, ठीक है, इसको खोलेंगे, आराम आराम से खोलेंगे, तो ठीक है, जो तेल होगा, तेल तो ऊपर रहेगा, ये सरसों का तेल है, ये ऊपर में रहेगा जमा हुआ, ठीक है, घुल तो सकता नहीं। और नीचे होगा पानी, तो इन पानी क्या होगा, नीचे नीचे गिरता रहेगा, नीचे रखे बर्तन में अलग होगा। अब जैसे ही पानी नीचे यहाँ तक आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसे हम इसको बंद कर देंगे ताकि जो है तेल गिर ना सके। इस प्रकार तेल तो ऊपर रह जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, नीचे रखे बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपात। ये पिछली वाली वीडियो में भी हमने किया था, ठीक है। इसमें क्या किया था हमने कि दो पदार्थों को लिया था, जिसमें से एक तो सीधे ठोस से यानी सॉलिड से सीधे गैस बन जाए, दो पदार्थ हों जिसमें एक तो सॉलिड से सीधे गैस बन जाए, उसमें उपयोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया और नमक हो गया, इनको अलग करना है। तो आपको पता है जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ये क्या एक सब्लिमेट है, यानी कि ये सीधे ठोस से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो ये अमोनियम क्लोराइड को जब हम ये सब्लिमेशन करेंगे प्रोसेस, तो जो अमोनियम क्लोराइड है उस ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, ऊपर से इसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा, ठीक है। आपको सब्लिमेशन के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। क्या हो गया, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे याद रखना है। और एक क्या है, ठोस CO2, सॉलिड CO2 भी एक एग्जाम्पल होता है। ओके, अब अगला देखते हैं, फिफ्थ है क्रोमेटोग्राफी मेथड, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी मेथड ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कलरफुल पदार्थ होते हैं, यानी कि जो मिक्सचर है उसमें रंगीन पदार्थ हैं, बहुत सारे कलर हैं, तो उनमें हर कलर को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं, ठीक है। उस पेपर को लेते हैं, ठीक है। अब उस पेपर से जो ये कलर है वो अलग अलग पार्ट, जैसे ये पेपर लिया
तो रेड कलर यहाँ पे हो जाएगा एब्जॉर्ब, ब्लू यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, डाई से कलर को पृथक करने में। ठीक है कि क्लोरोफिल से पिगमेंट का पृथक, यानी देखिए कितना इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल से हम पिगमेंट निकाल रहे हैं, हरे कलर का पिगमेंट जो निकालते हैं क्लोरोफिल से, वो क्रोमेटोग्राफी से निकालते हैं। ओके, अगला है खून से ड्रग्स, जो डोपिंग टेस्ट होता है ना, जो खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है, उसमें भी हम इसी मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर ड्रग्स पाया जाता है तो डोपिंग टेस्ट मतलब उन्होंने ड्रग्स लिया होगा रात को। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अब डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे कि इवापोरेशन में भी यही था, हाँ तो इसमें भी यही है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि बॉइलिंग पॉइंट में तो डिफरेंस होगा, लेकिन इससे हम 2 या 2 से अधिक का कर सकते हैं। जहाँ हम इवापोरेशन में सिर्फ 2 का कर सकते थे, यहाँ हम 2 से ज़्यादा का कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 संगठन कंपोनेंट जिसमें बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से कम हो, यानी एक का कम हो एक का ज़्यादा हो। ठीक है, ये विधि 2 या 2 से अधिक के लिए हो सकता है। देखिए, जहाँ इवापोरेशन केवल 2 के लिए होता है वाष्पीकरण, यहाँ पे डिस्टिलेशन 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को अलग करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो पानी और एसीटोन मिला, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम होता है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो जो एसीटोन है पहले वाष्पीकृत हो जाएगा, इसको अलग हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसको चित्र के उससे समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये था डिस्टिलेशन। इसमें क्या किया था हमने, जैसे पानी और एसीटोन को लिया, यहाँ पे गर्म किया इसको। ठीक है, गर्म कर रहे हैं। अब एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, तो वो भाप बन के पहले उड़ने लगता है। भाप बन के उड़ेगा तो यहाँ पे इस पे यहाँ से इधर से एक ट्यूब लगा रखा हमने, और ये दूसरे बर्तन में इसको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे और इसमें क्या बच जाएगा, पानी बच जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको अलग कर सकते हैं। ओके, तो समझ गए होंगे आप डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब 2 या 2 से अधिक द्रवों को अलग करना है तो उसके लिए करेंगे प्रभाजी आसवन। ठीक है, वो भी डिस्टिलेशन का एक प्रकार है। ठीक है, इसमें करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, डिस्टिलेशन अभी देखा, पेट्रोल को पैराफिन मोम से अलग करना हो, या फिर तेल हो गया, लुब्रिकेंट, डीजल, केरोसिन, इस सबको पेट्रोल से अलग करना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके डिस्टिलेशन का प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है, और एक चीज़ और, हवा जो एयर है, हमने अभी एयर देखा था, एयर को भी हम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, एयर को भी हम इस विधि से अलग कर सकते हैं। ठीक है, एयर में क्या करेंगे, एयर में दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। ठीक है, और वायु क्या होगा, कंडेंसेट हो जाएगा, संपीड़ित हो जाएगा, कंडेंसेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा। ठीक है, वायु मैंने क्या कहा कि दाब को बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा दाब करेंगे और कंडेंसेट कर देंगे उसको। कंडेंसेशन से देखिए, गैस को द्रव्य में बदलने के लिए कंडेंसेशन करना पड़ता है, ये हम पीछे देख के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। अब लिक्विड बन गया, अब क्या करेंगे, इसको उसी में इसका डिस्टिलेशन करेंगे। जब डिस्टिलेशन करेंगे तो जितने भी इसके अंदर गैस हैं, जितने भी गैस थे जो अब लिक्विड बन गए, उनके सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। ठीक है, प्रभाजी आसवन में कॉलम में धीरे धीरे गर्म करेंगे तो विभिन्न ऊंचाई पर गैसों का अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग गैस है, तो कोई पहले वेपर बन के निकल जाएगा, उसको अलग कलेक्ट कर लेंगे। फिर दूसरा आया ऑक्सीजन को अलग कलेक्ट कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसको अलग कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम इस विधि द्वारा एयर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या करेंगे, इस विधि में क्या करते हैं, जिस विलयन को हमें सेपरेट करना है उसमें हम एक कोई लिक्विड डालते हैं, जिससे जो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं। अब क्रिस्टल को क्या होता है, क्रिस्टल बन जाते हैं, तो इस क्रिस्टल को आसानी से छान के निकाल सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया कि कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में पहले डालेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे तो कॉपर सल्फेट के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल। ठीक है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में डाला और गर्म किया, इससे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन गए। अब क्रिस्टल बन गए, क्रिस्टल को हमने छान लिया। ठीक है, अलग कर लिया, तथा जो अशुद्धि थी HCl के साथ ही रह जाती है। तो जो क्रिस्टल बना, क्रिस्टल ही जो हमारा है प्योर पदार्थ हो गया, और जो अशुद्धि है वो HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ नीचे रह गई। ठीक है, और कहा जाता है कि जो एवापोरेशन से अच्छा होता है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें क्या करते हैं, इसके आपको प्रोसेस याद रखनी है। सबसे पहले होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में मतलब छोड़ देते हैं बहुत देर के लिए
एक टैंक में भरा जल उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, जो मोटी मोटी अशुद्धियाँ हैं वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। जो ठोस अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाएगी, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया नीचे। उसके बाद क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं, ठीक है, लोडिंग करते हैं और इसमें क्या डालते हैं, फिटकरी डालते हैं इस प्रोसेस में। उसके बाद करते हैं फिल्ट्रेशन करते हैं इसका। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, अशुद्धियों को छान लेते हैं, इम्प्योरिटी को। उसके बाद क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन में क्या करते हैं, क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं इसमें, ठीक है। क्लोरीन की गोलियां मिलाने से लास्ट में ये शुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो वर्क करता है, ठीक है। अब लास्ट बच गया था ये कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है, वो भौतिक यानी कि जो नया सब्सटेंस नहीं बनता भौतिक में, ठीक है, रासायनिक में नया सब्सटेंस बन जाता है। और मास चेंज नहीं होता, भौतिक में मास चेंज नहीं होता, द्रव्यमान, जबकि रासायनिक में मास चेंज हो जाता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन की एनर्जी रिलीज और ऑब्जर्व नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं बनता, केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो एनर्जी रिलीज और ऑब्जॉर्व क्या होनी है। और जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें रिक्वायर होती है एनर्जी और रिलीज भी होती है, ओके। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि इट इज़ रिवर्सिबल, यानी उत्क्रमणीय, यानी कि ये वापस आ जाएगा। जैसे बर्फ़ से हमने उसको गर्म किया तो क्या बन गया, जल। अब फिर जल को ठंडा करेंगे फिर बर्फ़ बन जाएगा, यानी ये वापस आ गया। ये उत्क्रमणीय है, यानी कि रिवर्सिबल है। और जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है कि अनुत्क्रमणीय होता है, यानी नॉन रिवर्सिबल होता है। एक बार अगर कुछ बन गया तो उसको दोबारा नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं अपने सिलेबस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो देखिए, दूसरे यूनिट पढ़ रहे थे हम। पिछली वीडियो में हमने ये पूरा कर लिया था कवर, ठीक है, पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने एलिमेंट पढ़ लिया, एलिमेंट क्या होता है, यानी तत्व क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट पढ़ लिया हमने, कंपाउंड पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया, मिक्सर पढ़ लिया, ठीक है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस ये पढ़ लिया हमने मिक्सर, कोलोइड्स पढ़ लिए और सस्पेंशन पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। इसके अलावा हमने सेपरेशन भी देख लिया और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें थी सब कवर कर दिया, ठीक है। अब इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आपके 2 से लेके 3 मार्क्स पक्के हैं। यहाँ से 2 से 3 मार्क्स आ सकते हैं आपके आराम से 1-2 के पेपर में। तो चलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।